हेलो, वेलकम टू अकाउंटिंग विद अर्पित गर्ग। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 1 दैट इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जिसके हमने कुछ पार्ट्स कर लिए हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड वाला और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड ऑपरेटिंग साइकिल। अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है कि 12 महीने से अंदर वाला करंट और उससे ज्यादा वाला नॉन करंट, लेकिन मैंने बता दिया था कि ये पूरी डेफिनेशन का 25% भी नहीं है, तो आज हम उसको पूरा देखेंगे। बट हाँ, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डाउट्स पूछे या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आज एक अनाउंसमेंट और है, वो ये कि एक स्पेसिफिक कुछ स्कूल्स के बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है, उनका वेडनेसडे को एग्जाम है, तो मैंने प्लान किया है कि मैं मंडे और ट्यूसडे को लाइव आऊंगा यूट्यूब पर। वो लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे नहीं होगी कि पहले से रिकॉर्डेड है फिर वो लाइव की तरह आ रहा है, वो प्रॉपर लाइव होगा। बट हाँ, उसमें ये बोर्ड इस तरीके से नहीं होगा, उसमें होगा स्क्रीन, जैसे कि ये स्क्रीन है, तो आपको ये प्रॉपर ये स्क्रीन दिखाई देगा। अभी तो ये लाइटिंग की वजह से शायद नहीं दिख रहा, और मैं इसी स्क्रीन पर जो भी लिखना होगा उसको लिखूंगा, तो आपको वो पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। उसी टाइम हम लोग लाइव चैट में भी होंगे, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स पूछना है या कुछ भी करना है या कोई आप टॉपिक चाहते हैं तो वो आप वहां पर बता सकते हैं, वहां पर हम उसी टाइम आपको इंस्टेंट आंसर भी दे देंगे, तो एक Q&A सेशन जैसा भी हो जाएगा। अभी जो मैंने उसका फॉर्मेट प्लान किया है वो मैंने, ये देखिए, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप, ये हमने जो शेड्यूल बनाया है इस हिसाब से चलने का अभी प्लान किया है, कंफर्म नहीं है। तो आप अगर कुछ इसमें चेंज चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको डिटेल में डिस्कस किया जाए, या जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको एडजस्ट कर सकें टाइमिंग को, वो जो हमारा टॉपिक है उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। तो हम वो पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। और आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमारा टॉपिक है कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि नॉन करंट लायबिलिटीज होती कौन सी है। तो मैंने यहां टॉपिक लिख दिया अपना लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज हैं दो टाइप की, कौन कौन सी? एक है नॉन करंट और दूसरी है करंट, ठीक है ना। और आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि जी जो लायबिलिटीज 12 महीने के ज्यादा में सेटल होंगी वो है नॉन करंट, और जो 12 महीने से कम में सेटल हो जाएंगी वो है करंट। लेकिन अब हम ये नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, हम ये बात पढ़ेंगे। तो अब इसी के लिए हमने क्या किया, हम इसको डेफिनेशन को डिटेल में देखते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन इन अ नेगेटिव मैनर। वो क्या है? नेगेटिव मैनर से मेरा मतलब है कि इसमें लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are not current liabilities। मतलब क्या है कि जो लायबिलिटीज करंट नहीं है वो नॉन करंट है, जो लायबिलिटीज करंट नहीं है वो नॉन करंट है। जी हाँ, ये मीनिंग नहीं है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है कि जो लायबिलिटीज करंट नहीं है वो क्या है, नॉन करंट। तो नॉन करंट तो हमने पहचान लिया, अब हम करंट देखते हैं कौन सी होती है।
तो इसका मतलब हमारे पास जो भी लायबिलिटीज होगी हम चेक करेंगे क्या वो करंट है। अगर वो करंट है कैसे पता लगेगा, इसमें 4 कंडीशंस होती हैं, ए बी सी एंड डी। अगर इन 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो लायबिलिटी हो गई करंट। और अगर इन चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए तो वो लायबिलिटी हो गई नॉन करंट। चलिए देखते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी है, या वो 4 कंडीशंस कौन सी है जिनमें से कोई एक हम लोगों को सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन फॉर करंट लायबिलिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटी विच, या तो ए क्या है, इज टू बी सेटल्ड in company's normal operating cycle, is to be settled in company's normal operating cycle। ठीक है जी, जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगी उसको बोलते हैं हम क्या, करंट लायबिलिटीज। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और उससे भी ज्यादा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो ठीक है इसका मीनिंग थोड़ा सा लेंदी है, हमें लगते हैं 10 to 15 मिनट समझने में करीब, इतने नहीं पूरा टॉपिक करने में, तो इसको हम अभी देखेंगे लास्ट में। चलिए बी कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट जो बी वाला है वो ये, इज हेल्ड प्राइमरीली for the purpose of being traded। वो लायबिलिटी जो हमने होल्ड की हुई है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, दैट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो हमने होल्ड की है किसके लिए, होल्ड की है ट्रेड करने के लिए, तो वो है हमारी करंट लायबिलिटी। अब सर ट्रेड करने के लिए लायबिलिटी को कैसे होल्ड करते हैं, ट्रेड का मतलब तो होता है खरीदना और बेचना, हम लायबिलिटी को कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, जब मैंने ईशो शेयर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको कुछ एप्स खोलकर मैंने आपको शेयर्स का प्राइस चेंज होता हुआ दिखाया था, और उस टाइम मैंने आपको ट्रेड करके भी दिखाया था, जो लोग उस टाइम मेरे साथ लाइव पढ़ रहे थे, कि कैसे शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं और उसके जो बीच का डिफरेंस होता है वो हम अर्न कर लेते हैं या लूज कर देते हैं। अब वो होता कैसे है, वो होता ऐसे है कि भाई जैसे एक शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने यहां पर परचेज कर लिया, यहां पर सेल कर दिया, यहां पर हमने किया बाय, यहां पर किया सेल, तो हमें हो गया इतना जो अमाउंट था उसका हमें हो गया प्रॉफिट। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू किए, और कंपनी को क्या पता है कि उसके डिबेंचर्स का जो मार्केट में प्राइस है वो बढ़ रहा है, कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई है या इनकी रेटिंग बढ़ गई है, बढ़ रहा है, तो कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स को कर लिया परचेज, कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स को क्या कर लिया, परचेज। ठीक है ना। अब कंपनी जब अपने डिबेंचर परचेज करती है तो ये चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब कंपनी ने डिबेंचर किए होंगे इशू, तो इशू करते टाइम डिबेंचर होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। अभी के लिए याद कर लीजिए इसको, अभी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का मीनिंग वैसे तो हमने देख लिया है, तो अभी लेकिन क्योंकि हमने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया इसलिए कुछ मिनट के लिए याद कर लीजिए कि ये होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर इसमें से कुछ डिबेंचर्स हमने कर लिए बाय, कुछ डिबेंचर्स हमने कर लिए परचेज, और परचेज किस लिए करा, परचेज किस लिए करा, फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब बेचने के लिए, कि देखो मार्केट में तो प्राइस ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाएगा तो उसको बेच देंगे। तो ये जितने भी डिबेंचर्स, तो ये जितने भी डिबेंचर्स हम लोगों ने इशू किए, इसमें से जितना पार्ट
अब हम लोग खरीद लेंगे, जितना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, दैट विल बिकम करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये हमने होल्ड किया है, अपने पास लिया है ट्रेड करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनिए कि अगर हमने कोई लायबिलिटी अपने पास रखी हुई है किस लिए, होल्ड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो वो है करंट लायबिलिटी। जैसे अपने ही डिबेंचर अगर मैं इशू करता हूं तो होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन उसी डिबेंचर में से अगर मैं कुछ पार्ट ट्रेड करने के लिए अपने पास रख लेता हूं तो वो है मेरी करंट लायबिलिटी। ये क्या हो जाएंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरी करंट लायबिलिटी। ओके जी, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगर कोई एडिशनल बात लिखनी है तो वो भी लिखिए। फिर हम आते हैं अपने सी वाले पॉइंट के ऊपर, जल्दी से लिखिए। डन। आज वाला जल्दी जल्दी लिख लीजिए, क्योंकि आज वाला वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मुझे उम्मीद है आपका करंट और नॉन करंट क्लियर हो जाएगा। फिर हम एक या दो लेक्चर्स में ही अपनी पूरी असेट्स और लायबिलिटीज को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इज टू बी सेटल्ड, is to be settled within 12 months from रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अगर कोई लायबिलिटी सेटल होने वाली है तो उसको बोलते हैं करंट। और मैंने क्या कहा था, 25% से भी कम। तो देखिए, चार पार्ट में से ये एक है, इसलिए 25%। लेकिन उसमें भी हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे कि जो 12 महीने के अंदर है, तो 12 महीने भी कहां से, 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। और रिपोर्टिंग डेट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और फर्स्ट लेक्चर में रिपोर्टिंग डेट क्या पढ़ा था, रिपोर्टिंग डेट होती है डेट डेट ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट। जिस दिन हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, जिस दिन हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, जिस दिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो होती है हमारी रिपोर्टिंग डेट। तो जिस दिन हम बना रहे हैं अपनी बैलेंस शीट, उस दिन हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास लायबिलिटी रखी है, क्या आज से 12 महीने के अंदर वो सेटल हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, तो उसको हम डाल देंगे करंट लायबिलिटी सी कैटेगरी में। अगर नहीं होगी, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी तो नॉन करंट में डाल देंगे। ऐसे कैसे, अगर नहीं होगी तो कंडीशन ए भी तो चेक करोगे, बी भी तो चेक करोगे, डी भी तो चेक करोगे, ठीक है ना। अगर चारों फॉल्स होंगी तो जाएगी नॉन करंट में, अभी स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। तो क्या था कि पहला, कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगा तो वो लायबिलिटी, या फिर वो हमने रखी है ट्रेड करने के लिए है, खरीदी ही बेचने के लिए है लायबिलिटी, रखी ही बेचने के लिए है लायबिलिटी। और तीसरा कि जो हमारी रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट मतलब डेट ऑफ बैलेंस शीट, उससे 12 महीने के अंदर सेटल अगर हो जाती है तो भी हम उसको बोल देंगे क्या, तो भी हम इसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। अभी मैं ज्यादा इसके डिटेल में एग्जांपल्स इसमें नहीं दे रहा हूं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो कॉन्सेप्ट लगाकर फिर तो आप कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन करने का भी एक तरीका है, वो भी देखेंगे शायद नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इसको नोट कीजिए, डेट ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट। और कुछ लिखना है तो लिखिए, इतने हम करते हैं डी वाले पर। चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट कहता है करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज इफ देयर इज नो अनकंडीशनल, क्या बोला, वो लायबिलिटी जिस पर कोई भी अनकंडीशनल राइट, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू defer the settlement
टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अभी इतना देखिए, ये क्या कह रहा है, यहां पर मेन बात ये करता है डेफर करने की, कि जो हमारी लायबिलिटी की जो पेमेंट है क्या हम उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे लोन लिया हुआ है, अब उस लोन की जो पेमेंट है वो मुझे आज से 3 महीने में करनी है, ठीक है ना, आज से 3 महीने में। आज कौन सी डेट है, आज रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से चलते हैं। रिपोर्टिंग डेट आज से 3 महीने मुझे आपके लोन की पेमेंट करनी है, लेकिन आप, क्या मैं उसको डेफर कर सकता हूं, क्या मैं लेट कर सकता हूं, क्या आप मुझे इस बात की परमिशन देंगे, इस बात की क्या परमिशन, क्या आप मुझे लेट करने की परमिशन देंगे। लेट करने का मतलब कि मैं उस लायबिलिटी को जो है वो, उस लायबिलिटी की पेमेंट को है जो मैं लेट कर सकूं, मैं बाद में दे सकूं, तो इसको बोलते हैं राइट टू डेफर। कि आपने मुझे राइट क्या दिया, उसको लेट करने का दिया या फिर नहीं दिया। तो क्या लिखा, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट, ऐसा कोई भी अनकंडीशनल राइट। अनकंडीशनल राइट का मतलब, अनकंडीशनल मतलब वो जिसपे कोई कंडीशन ना हो, ठीक है। टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को आगे शिफ्ट करने का, फॉर एटलीस्ट 12 months, for at least 12 months from, for at least 12 months after reporting date, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। एक बार जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अगर किसी भी वर्ड में कोई डाउट रह जाए या कुछ हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। संडे को हम उसका डिस्कशन फोरम को ओपन कर देते हैं, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। और हाँ, याद रहे कि जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम अच्छे से डिस्कस करें पार्टनरशिप में या कंपनीज में, जो टॉपिक्स हम रिवाइज करने वाले हैं, वो भी आप या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर उसको ओपन होने का वेट करें। जिसने ज्वाइन किया हुआ है उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा चैट बॉक्स ओपन होने का, आप वहां भी हमें बता सकते हैं, तो हम उसको डिटेल में कर लेंगे। इसको लिखते भी रहिएगा सुनते सुनते, और जिसको समझ में आ रहा है सही से वो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए जी, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। जी, मुझे आपको पैसा देना है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, मुझे आपको पैसा देना है, क्यों, मैंने आपसे लोन लिया हुआ है। आपने कहा कि सर क्या मेरे पास ऐसा राइट है कि मैं उस लायबिलिटी को आगे शिफ्ट कर सकूं 12 महीने से ज्यादा, कि मैं उस लायबिलिटी को 12 महीने तक शिफ्ट कर सकूं, क्या मेरे पास कोई ऐसा राइट है। अगर नहीं है, अगर ऐसा कोई भी राइट नहीं है उसको शिफ्ट करने का, नो, तो वो करंट है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि हाँ सर कोई बात नहीं, बिंदास एकदम 1 साल 1.5 साल बाद देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करंट नहीं होगा, तो वो हो जाएगा नॉन करंट, ठीक है ना। मतलब इन कंडीशंस में तो आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि डेफर वर्ड आ गया। डेफर तो यहाँ पे तो हम चेक करेंगे नहीं, तो आपने मुझे डेफर का राइट दे दिया तो हम यहीं पर चेक करेंगे, उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, और फिर वो बोल दिया कि हाँ सर कोई नहीं 12 महीने के बाद देना, तो वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया तो वो करंट नहीं आएगा, ये चीज भी ध्यान रखना। तो जो चीज हम लेट कर सकते हैं वो भी लेट देख लेना कितनी कर सकते हैं, 12 महीने तक करते होने चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो यहाँ भी 12 महीने ही है, यहाँ भी 12 महीने ही है, और ये तो खरीदा ही बेचने के लिए है, और ये है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये हमें पढ़ना है, ये आपने नोट कर लिया। इसका जो भी एडिशनल पॉइंट लिखना है वो लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का है ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट, 5 to 10 मिनट्स में ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे, जल्दी से नोट कीजिए। डन, इसको रब करें नहीं करें, कर देते हैं।
आपको सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल भी तो पढ़ना है और 12 मंथ्स पढ़ना है, वो तो याद रहेगा। तो क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल को जो मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल को बोल देता हूं कैश से कैश तक का सफर ऑपरेटिंग साइकिल है। कैश से कैश तक का सफर ऑपरेटिंग साइकिल है। सफर वो इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। कैसे? देखो, हम कोई भी असेट का एक्विजिशन करेंगे, एक्विजिशन ऑफ असेट्स। कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, और यूजुअली बिजनेस स्टार्ट होता है कैश आता है ना। फिर इससे कुछ सामान परचेज करोगे, टाइम जाएगा। फिर उस सामान को मैन्युफैक्चर करोगे, कुछ टाइम जाएगा। फिर उसको सेल करोगे, थोड़ा सा टाइम जाएगा। फिर उसको सेल करने के बाद क्या करोगे? उसको सेल करने के बाद क्या करोगे? उसको सेल करने के बाद उसको कन्वर्ट हो जाएगा वो या तो कैश में, या फिर डेटर्स में, या फिर बीआर में। ठीक है ना। फिर बीआर को रियलाइज करोगे किसमें? कैश में वापस से। ठीक है ना। तो इस सब में जो भी टाइम गया, इस सब में जो भी टाइम गया, वो है मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आप कोई भी एक प्रोडक्ट देख लीजिए, उसको बन स्टार्ट से लेकर, उसको सामान खरीदने से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, सेल्स से लेकर, फिर सेल्स से जो भी कैश डेटर्स या बीआर आया, उससे वापस से कैश में कन्वर्ट करने तक का जो भी टाइम है, वो टाइम होता है ऑपरेटिंग साइकिल। आया समझ में? ये आई होप आ गया होगा कि ये जो पूरा है ये है ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, मैंने बोला जैसे वो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने में जी 2 महीने लग जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में 3 महीने, सेल करने में वापस 2 महीने, फिर उस सेल को वापस कैश बैंक में कन्वर्ट करने के लिए 4 महीने, अगर बीआर आए हैं तो उसको कन्वर्ट करने में फिर से कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये 2 + 3 5 6 7 और 8 9 10 11 मंथ्स हो गया इसका ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बनने में टाइम लगेगा 10 महीने का, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। वो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हो जाएगी? 10 11 12 13 14 15 6 10 14 और 4 18 मंथ्स की हो जाएगी फिर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमने अभी क्या समझा कि भैया सामान को बनाने में और उसको सब कुछ करके वापस कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगेगा वो है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। दैट ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी लेस देन और मोर देन 12 मंथ्स, वो अलग बात है। अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाएगी तो उसको करंट मानते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाएगी तो उसको मानते हैं हम करंट। अब यहां पर एक पॉइंट जो है वो देख लीजिए, एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो क्या है कि अगर जो लायबिलिटी है वो सेटल हो जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल में, तो मैं एक क्वेश्चन ले लिया कि भैया मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जो है ना वो है मैंने कहा 10 मंथ्स की, और जो मेरी लायबिलिटी ड्यू है, जो ड्यू डेट है किसकी? लायबिलिटी की, वो आ रही है 8 मंथ्स में। तो वो करंट है या नॉन करंट है, ये मुझे बता दीजिए जल्दी से। तो ऐसी जो लायबिलिटी है जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रही है, तो ये हो गई करंट। अच्छा, ये ऑपरेटिंग साइकिल है 10 और ये सेटल होने वाली है 12 में, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल से तो ज्यादा में होने वाली है। लेकिन एक और कंडीशन भी तो पड़ी थी, थर्ड केस जो था हमारा कि भैया 12 मंथ्स तो चेक करने ही पड़ेंगे कम से कम। तो ठीक है, 12 मंथ्स के अंदर आ रही है ना, 10 से तो ज्यादा में है लेकिन 12 के तो अंदर है, तो भी करंट। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है तो भी क्या करना, और लायबिलिटी सेटल हो रही है 12 महीने तो भी करंट। ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की, लायबिलिटी सेटल हो रही है 13 महीने में, तो क्या हो गया ये? बता दो जल्दी से, तो क्या हो गया ये? करंट या नॉन करंट? देखो मैंने कहा ना मिनिमम 12 देखोगे, मिनिमम 12 देखोगे, ये क्या हो गया? मिनिमम। ठीक है, तो 12 और 15 में से कौन सा वाला है?
15, 15 के अंदर हो रही है करंट। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी जो 15 मंथ्स में, ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ, लायबिलिटी सेटल हो रही है 18 मंथ्स में, अब ये ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा में हो रही है, अब ये हो गया नॉन करंट। ठीक है ना? तो आई होप ये वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियर है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसने ज्वाइन किया हुआ है। मंडे के लिए मैंने आपको बता दिया है लाइव के लिए। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर करते हैं एंड। इसका नेक्स्ट पार्ट कोशिश करेंगे जल्दी ही आए, जिसमें हम सारी लायबिलिटीज को, करंट, नॉन करंट और सारी असेट्स को कवर कर पाए। ठीक है? तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इफ यस तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो दिस इज अकाउंटिंग विद अर्पित गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ। जय हिंद।